वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 6, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1 और इस पाठ का सेशन नंबर 7वां है। इसके पहले भागों में हमने स्वामी विवेकानंद इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। अब लेखक हमें आगे और एक समाज सुधारक के बारे में जानकारी देने वाले, उसको हम अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद के पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। अब देखिए, यहाँ पर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमें जानकारी देने वाले थे। वे एक भारत भूमि के एक बहुत सारे नवरत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति कला क्षेत्र का विकास किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। अब देखिए, इस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचे लोग थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कृतित्व या जो उनका व्यक्तिमत्व था, उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा समाज में एक नई प्रकार की जागृति उन्होंने लोगों के बीच में जागृत की थी। श्रेष्ठ लेखक कलाकार भी थे, लेकिन इन सब में सबसे ऊंचा स्थान रविंद्रनाथ का माना जाता है और पूरे भारत में क्रमशः उन्होंने जो स्थान निर्माण किया था, उनकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार का या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। देखो, भले ही उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं किए थे, वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता के स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था और वह बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के हर कोई समस्या हो, उनके समस्या को सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि उनका स्वभाव जो माना जाता है, वो बहुत कठोर स्वभाव के थे। जब कोई किसी भी प्रकार की बात उनके मन को नहीं भाती थी, तो वह सीधा जाकर ब्रिटिश सरकार को लेखों के द्वारा या अपने वक्तव्य के द्वारा उनको मन की बात कह सुनाते थे। जब कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वह बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी दे देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर खिताब लौटा दिया। अब देखिए, बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उन्होंने जो लेखन कार्य किया था, उन्होंने लेखन क्षेत्र में संस्कृति, भारत की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए थे, इसलिए उनको पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। इसी तरह उन्होंने अपने लेखन क्षेत्र में जो कार्य किया था, उससे संबंधित अंग्रेज सरकार ने उनको सर खिताब दिया था, बख्शिश के रूप में यह पदवी दी गई थी। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने यह खिताब स्वीकार शुरुआत में किया था, लेकिन जब अंग्रेज सरकार के द्वारा जो अत्याचार भारत के लोग जनता पर हो रहे थे, उसने उनका डटकर मुकाबला कर रहे थे और स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने सभा किया था। और जैसे हम सबको पता है कि अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था,
जालियनवाला बाग हत्याकांड हम सबको पता है कि किस प्रकार से उस हत्याकांड का परिणाम हुआ था, कि जो उस हत्याकांड के लिए जो प्रमुख अधिकारी के रूप में जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, हम सबको पता है कि जो जालियनवाला बाग था वहां पर सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे, सभा आयोजित करने वाले थे। और यह सभा, इसके बारे में जब उसको उस अधिकारी को पता चला तो उसने क्या किया था, जालियनवाले बाग का जो सभागृह था या जो स्थान था वह चारों ओर से चारों दीवारों से बंद था, लेकिन उसका एक ही दरवाजा खुला था। तो उस समय उसने क्या किया था, उस दरवाजे के बाहर तोप लगा दी थी। और जब भी उस सभा आरंभ होने वाली थी उससे पहले वहां पर लगभग 25,000 लोगों की संख्या थी। और ऐसे में उसने उन क्रांतिकारियों को अपने योजना में सफल न हो इसलिए वह गोलियां चलाना आरंभ कर दिया था। और लगभग उस समय 1,526 लोग उस समय मारे गए थे। तथा जब उस दरवाजे से निकलने की कोशिश करे थे तो तोप के सामने जितने भी लोग आते थे उनको उसने मार डाला था। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 2 कुएं में भी अपनी जान वहां पर उड़ी लगा दी थी, लेकिन उसे आगे मौत का कुआं नाम से भी जाना जाता है। और फिर उस रास्ते से अपना जान बचाने के लिए जो भी भारतीय दिखाई देते थे वहां पर वह तोप के सामने खड़ा करके उसको मार देते। तो इस प्रकार अमृतसर में जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके निषेधार्थ में रविंद्रनाथ टैगोर इनको जो सम्मान दिया गया था, सर खिताब दिया गया था, उन्होंने गुस्सा होकर उसे अंग्रेजों को लौटा दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था। उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। अब शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षण के माध्यम से लोगों के विचारात्मक परिवर्तन करने का एक रचनात्मक कार्य किया था। तथा शांति निकेतन का निर्मित उन्होंने सिर्फ के शुरुआत में 5 विद्यार्थियों से की थी। उसमें उनका 5 विद्यार्थियों में एक उनका पुत्र भी शामिल था। तो इस प्रकार शांति निकेतन की स्थापना के बाद शुरुआत में भले ही 5 लोगों से शुरुआत की थी, लेकिन उसका विस्तार इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े लोग उस विद्यालय में आकर विद्या ग्रहण करने लगे थे। तो इस प्रकार यह भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते थे और उनके संदेश को अपने लोगों के लिए लाते रहते थे। तो इस प्रकार वह संदेश वहां के रूप में भी भारत को एक मजबूती बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया हुआ था। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे। उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। तो इस प्रकार उन्होंने एक आधुनिकता परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। भारत की संस्कृति की कला के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन लाया था। यह एक में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो काव्य की रचना की थी, उनकी रचनाओं को 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में गाए जाते हैं। हम सबको पता है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है जन गण मन, यह इनके द्वारा ही लिखा गया है। उसी प्रकार बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वह भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। अब हम सबको पता है कि गांधी जी को भी राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, उसी के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भी अपने देश के स्वतंत्रता के लिए कार्यरत हुए थे। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवेश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले
व्यापक प्रश्न पर ध्यान दे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने लेखन के द्वारा लोगों के बीच में जो संकीर्ण विचार होते, उन विचारों को, सीमित जो विचार होते थे, उस विचारों को बाहर निकलकर मानवता का संदेश दिया और मानवता को प्रभावित करने वाले बड़े बड़े प्रश्न पर ध्यान देने के लिए कहा कि मानव जो उस समय का जो वर्ग था वह सीमित विचारों का था, वो अपने बारे में सोचता था, लेकिन उन्होंने पूरे मानवता का, व्यापकता का विचार सारे लोगों में जागृत कराया। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानता और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपने बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। अब देखिए, उन दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों की स्वभावगत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन उनका जो कार्य करने का जो उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार का चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, वो चाहे लेखन कार्य में हो या आंदोलन के रूप में, उनका उद्देश्य सिर्फ मानवतावादी था और देश को स्वतंत्रता देने का था। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। अब हम सबको पता है कि वो कलाकार थे, लेखक थे, कवि थे। अपने रचनाओं के माध्यम से वह लोगों के बीच में लोकतंत्र का, लोक शासन का, लोगों को जागृत करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे थे। तो इस प्रकार वह संभ्रांत कलाकार थे और सर्वहारा लोगों के प्रति उनके लेखन कार्य में एक विशेष प्रभावशाली लेखन रहता था। तो इस कारण वह लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो देखो, एक प्रकार एक व्यक्तिमत्व संभ्रांत कलाकार के रूप में आते हैं, तो एक प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक साकार रूप के हमारे सामने आते हैं, लेकिन दोनों का कार्य करने का जो उद्देश्य था वह एक ही था। इस प्रकार वह विभिन्न होने के बावजूद भी दोनों एक रूप हो गए थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी जी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। अब देखो, इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, लेखन कला के माध्यम से, कविताओं के लेखन कला के माध्यम से अपने विचारों के द्वारा उन्होंने जनता को जागृत किया था। लेकिन गांधी जी तो वो कर्मठ में ध्यान देने वाले व्यक्ति थे कि वह खुद कार्य करते थे और उनके कार्य को देखकर लोग प्रोत्साहित हो जाते थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि से, अब देखो, दोनों का उद्देश्य भले ही एक था, लेकिन उनका ढंग था वह अलग अलग था और दोनों की विश्व के लोगों को देखने का जो नजरिया था वह अलग था। इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। भले ही उनके किसी भी प्रकार की उनकी विभिन्नता दिखाई दे रही थी, भिन्नता नहीं दिखाई दे रही थी, फिर भी वो मूलतः भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों के प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। तो इस प्रकार दोनों भिन्न होने के बावजूद भी अपने कार्यों के द्वारा, अपने उद्देश्यों के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिनिधित्व करके एक दूसरे के वह पूरक बन गए थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे एक सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था। अब देखिए, उस समय जो राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा था, उसे सर्वसामान्य जो लोग थे वह उदास हो गए थे और उनको मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक आधार की जरूरत थी। कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्यतम और अपमान के बोध को कम कर देता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। तो इस प्रकार जब नैराश्य से, उदास से भरे हुए जीवन को उनके जीवन के प्रति जीवन जीने का संचार करने का माध्यम जो था वह था सांस्कृतिक आधार, कला का क्षेत्र, और ऐसा कार्य टैगोर जी द्वारा किया गया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार अगर हमें हमारा भी विकास चाहिए तो हमारा विकास हम अपने अतीत पर होता है
उसी प्रकार समाज का विकास भी अतीत से संबंधित होता है। और जब राष्ट्रीयता के विकास की बात आती है तो उसके साथ धर्म का अलावा उसकी तलाश अपने अतीत की ओर जाने की जो लालसा होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसमें ही निहित होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों को भी और उन्हीं के पूर्वजों ने इनके निर्माण में सहयोग दिया था। अब देखिए, जो सांस्कृतिक विविधता हमें दिखाई देती है वह आज की देन नहीं है, वह तो हमारे पूर्वजों की देन है। और उन पूर्वजों की देन के निर्माण में हमने अतीत को कभी भूला नहीं है। बाद में दूसरे मतों ने धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत में वंचित नहीं हो जाते। भले देखो, हम किसी भी प्रकार से इन सारी बातों से अगर दूर जाना चाहते हैं तो भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। धर्म परिवर्तन के कारण बहुत सारे बदलाव आए या बहुत सारे वैचारिक परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी हम अपने विरासत से कभी वंचित नहीं हो पाते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। तो देखो, इस प्रकार जो समाज सुधारक थे उन्होंने भले ही क्रांतिकारक कदम नहीं उठाए, भले ही विद्रोह का आक्रामक रूप नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा विचारात्मक परिवर्तन लाए थे। और इस प्रकार यह विचारधारात्मक आंदोलन चलाए जिसका वह सशक्त रूप उन्होंने समाज के सामने रख पाए थे। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसापन किया, वही दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनुष्यों और शूरवीरों के विचारों और कार्य से तथा उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। तो देखो, यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते कि एक तरफ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विकास, अंग्रेजी साहित्य के साहित्य धारा को विकसित भी किया, लेकिन दूसरी तरफ भारत के प्राचीन मनीषों और शूरवीरों की वीर गाथाएं, उनके कार्य, उनकी पुराण गाथाएं, पारंपरिक कथाएं, उनकी परंपराओं, इन्होंने इन सारे उनका जीवन बचपन से ही आत्मसात किया हुआ था। तो इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कृति का समन्वय करके उन्होंने आगे इन लेखक कार्य में और वैचारिक परिवर्तन लाया था। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भलीभांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं है। इन परंपराओं को बढ़ा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उसे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। तो देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। दृढ़ता, पक्का इरादा, विषमता, कठिनाई, कर्मठता, कर्मरत रहना। तो बच्चों, यहाँ इस सेशन में, इन परिच्छेदों में लेखक ने हमें टैगोर जी, इनके व्यक्तिमत्व से परिचय करवाया। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।